आजकल राजस्थान में सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किया जा रहा है एक नया नाम राखी राठौर। राखी राठौर। राखी राठौर भारतीय जनता पार्टी की पहले प्रवक्ता के रूप में अपने दायित्व को निभाया। उससे पहले मुझे 2009 से पार्टी ने पार्षद के रूप में मौका दिया लगातार 3 बार, और जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया और मैं पहली ऐसी पार्षद बनी जयपुर में जो लगातार 3 बार जयपुर नगर निगम में जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए चुनी गई। पर मुख्य काम मेरा अभी महिला मोर्चा को राजस्थान के अंदर कैसे स्ट्रेंथन करना है, उनको ताकत कैसे बन सके महिलाएं हमारी पार्टी की, इसको सुनिश्चित करना है। आपकी लाइफ में 3 पी चलते हैं, पार्षद, प्रवक्ता एंड प्रेसिडेंट। बिल्कुल। चौथा पी कहीं पार्लियामेंट वगैरह ऐसा कुछ? देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकल लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है और सब कुछ संभव है। तो जैसे जैसे मौका मिलेगा, पार्टी मुझे देगी, वैसे वैसे जो दायित्व मिलेगा वो मैं करने का काम करूंगी। राजस्थान की जब भी बात आती है तो उनको सीधा फीमेल से क्या समझ में आता है? हम राजस्थान की महिलाओं की बात करते हैं तो उनको सीधा दिखता है कम से कम 1 हाथ लंबा घूंघट। उनको सीधी वो छवि दिमाग में आती है। वो कितना क्लियर हो पाया इन 50, 60, 70 सालों में? काफ़ी कमी आई है। लिमिट में मैं उसको ठीक भी मानती हूँ, हमारे संस्कार हैं। उस घूंघट का मतलब बेसिकली उसका बेसिक मीनिंग समझना, क्योंकि ये जो प्रतिनिधित्व वाली बात है ना, ये कहीं ना कहीं घूंघट भी उसमें आड़े आ रहे हैं। आता है आड़े। देखिए, घूंघट रखा गया था, उसके अलग कारण थे, पर आज के परिप्रेक्ष्य में घूंघट की बात करूँ तो मैं एक सम्मान दे रही हूँ। बेसिकली वो सम्मान घूंघट नहीं रखे बिना भी हो सकता है। देखिए, महिला जो है वो किसी भी परिवार के संस्कारों को रिटेन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घूंघट रखना आप उसको 2 तरह से देख सकते हैं, एक रूढ़िवादिता, और मैं उसको समझती हूँ सम्मान के रूप में। तो अगर सम्मान बिना घूंघट दिए भी लगाए भी हो सकता है तो वो भी एक तरीके से अच्छी चीज़ है। अगर घूंघट आपके प्रोग्रेस में आड़े आता है तो मैं घूंघट के अगेंस्ट हूँ। राजस्थान में मतलब आपको क्या लगता है कि क्या बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंजेज आना चाहिए फीमेल्स में? कैपेबिलिटी के जो डाउट करते हैं कई बार कि भाई महिला नहीं कर पाएगी। महिलाओं को यही कि कुछ हम लोग भी कर सकते हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव तो आना ही चाहिए। जैसे अभी अपन 33% आरक्षण की बात कर रहे थे, तो वो क्राइटेरियाज जो होने चाहिए कि हम जब उस क्राइटेरिया में फुलफिल हों, उसके लिए बहुत चीज़ें हैं। वो क्राइटेरिया में आप फुलफिल हुई है, 33% से ऊपर आएंगे अपन। किसी क्षेत्र के अंदर अगर महिला अच्छा काम कर रही है तो अगर वो रिजर्व नहीं हुई फीमेल के लिए तो भी पार्टी देगी ना फीमेल को, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अपने पे विश्वास करके जो भी काम करें उसके लिए 100% दें, अपने पे विश्वास रखें और संस्कारों को ना छोड़ें। मैं इसके बहुत स्ट्रॉन्ग फेवर में होती हूँ। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं गोविंद सिंह राजपूत। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो राखी राठौर जी हैं। रिसेंटली राजस्थान महिला विंग की प्रेसिडेंट बनी हैं। आजकल राजस्थान में सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किया जा रहा है एक नया नाम राखी राठौर। वो राखी राठौर राखी राठौर भारतीय जनता पार्टी की पहले प्रवक्ता के रूप में अपने दायित्व को निभाया। उससे पहले मुझे 2009 से पार्टी ने पार्षद के रूप में मौका दिया लगातार 3 बार, और जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया और मैं पहली ऐसी पार्षद बनी जयपुर में जो लगातार 3 बार जयपुर नगर निगम में जनता के को रिप्रेजेंट करने के लिए चुनी गई। ओके। प्रवक्ता के रूप में 2020 में शुरुआत की जर्नी, और अभी तक भी जब मौका पार्टी देती है मुझे तो मैं अपनी पार्टी का विज़न, उनका पक्ष रखने के लिए टीवी डिबेट्स में जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात को जो ऑडियंस हैं उन तक प्रॉपर तरीके से पहुँचा सकूँ। तो अभी भी आप प्रवक्ता हैं? प्रवक्ता का काम जैसा कहते हैं ना कि नहीं, ऑफिशियली प्रवक्ता। वैसे तो आप हैं ही, ऑफिशियली प्रवक्ता हैं क्या अभी भी? अभी तक तो हैं। जब तक अगर पार्टी को ज़रूरत होगी तो मैं उस दिन आपको टीवी पे भी नज़र आ सकती हूँ। पर मुख्य काम मेरा अभी महिला मोर्चा को राजस्थान के अंदर कैसे स्ट्रेंथन करना है, उनको ताकत कैसे बन सके महिलाएं हमारी पार्टी की, इसको सुनिश्चित करना है। आपकी लाइफ में 3 पी चल रहे हैं, पार्षद, प्रवक्ता एंड प्रेसिडेंट। बिल्कुल। चौथा पी कहीं पार्लियामेंट वगैरह ऐसा कुछ? देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकल लाइफ में कुछ भी जो है असंभव नहीं है और सब कुछ संभव है। तो जैसे जैसे मौका मिलेगा पार्टी मुझे देगी, वैसे वैसे जो दायित्व मिलेगा वो मैं करने का काम करूंगी। बाकी राजनीतिक जो करियर है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आगे आने वाले समय में क्या दायित्व मिलता है और क्या नहीं। ये आपने जो दायित्व वाली बात कही ना, इसमें एक चीज़ मैंने एक डिज़ायर देखी थी मदन राठौर जी की। आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसमें मदन राठौर जी के सिग्नेचर थे कि आपको महिला मोर्चा का अध्यक्ष डिक्लेयर किया उन्होंने। जब मेल बॉडी का अध्यक्ष डिक्लेयर होता है
तो कौन डिक्लेयर करता है उसको? अध्यक्ष ही करते हैं। लेकिन कहाँ के अध्यक्ष? हमारे कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिग्नेचर से भी होता है, कई बार प्रदेश जो पहले के होते हैं वो? जो पहले के नहीं, बिल्कुल नहीं, जो करंट होंगे, जो सिटिंग हमारे अध्यक्ष होंगे, उनके नाम से भी होते हैं कई बार। देखिए क्या है, मेल जैसे मदन राठौर जी का अपॉइंटमेंट हुआ होगा, हाँ, तो उनको किसने अपॉइंट किया होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राइट। हाँ, वो सबसे ऊपर की पोस्ट है स्टेट की? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पूरे देश की सबसे नहीं, ऊंची। स्टेट की मदन राठौर जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी। एंड स्टेट में फीमेल विंग में आप हो गए सबसे। जी जी। तो फिर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें मदन राठौर जी का सिग्नेचर क्यों है? मतलब ये फीमेल पार्शियलिटी जैसा तो कुछ नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे लगता नहीं ये कोई इशू है। मुझे नहीं, इशू नहीं, मैं ये मदन राठौर जी या आपकी या इसलिए नहीं, हम महिलाओं पे बात कर रहे हैं, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। होता क्या है कि जब प्रदेश ने तय कर लिया कि इस कार्यकर्ता को ये दायित्व सौंपना है, तो उन्होंने हाथों हाथ लेटर निकाला और प्रदेश अध्यक्ष जी के ही साइन से ये लेटर्स निकलने थे। ओके, ये मतलब हाँ, सिस्टम हाँ, ही ये वैसा बिल्कुल है। यही था। पर वैसा होना चाहिए ना कि भाई स्टेट बॉडी का कोई हेड है तो उसको सेंट्रल डिक्लेयर करता है, जैसे नेशनल प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन हम लोग तो हैं फीमेल में भी फिर वैसा ही होना चाहिए कि उसको नेशनल बॉडी डिक्लेयर करे। लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो टीम है वो हमारी स्टेट बॉडी की हेल्प के लिए है। इससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि भाई फीमेल्स को थोड़ा कमतर आंका जा रहा है आज नहीं, भी? मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलूंगी। नहीं, आप नहीं विक्टिम कार्ड। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, एक आदत बन जाती है, अरे महिला हो इसलिए ऐसे, आप महिला हो इसलिए ऐसे बोल रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सबके साथ में ही ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष ही सारे मोर्चों की, सारे प्रकोष्ठों की घोषणा करेंगे। उसमें एक लैंग्वेज लिखी होती है कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार या उनसे चर्चा करके जो आदेश है वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से निकलेगा। और क्योंकि ये जो यूनिट होती हैं सारी की सारी, ये प्रदेश की ही हेल्प के लिए होती है, तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन किससे करना है? हमें कोई अलग अलग दो पावर सेंटर्स नहीं बनाने हैं। पावर सेंटर एक ही है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी होंगे, और उन्हीं के साथ में उन्हीं के मार्गदर्शन में सारी यूनिट्स जो हैं, चाहे वो कोई भी मोर्चा हो, तो ये एक प्रकोष्ठ हो। उसी मेन संगठन की एक यूनिट है। यस, ये हम उनके ही यूनिट हैं, इसीलिए मेन संगठन के ही अध्यक्ष साइन करते हैं। आज की जो पॉलिटिक्स है वो मतलब स्टेटमेंट वाली पॉलिटिक्स चल रही है कि मैंने जो मन में आया बोल दिया, जहाँ खड़े हुए बोल दिए। उस टाइम में अपने जो स्टेटमेंट हैं उनको, उन पे खरा उतरने की जो अपने अंदर से जो फीलिंग होती है, एक तो होता है ना कि मैंने कुछ भी मन में आया और बोल दिया, फिर अंदर से भी तो इंसान को फील होता होगा ना कि अब इसको कुछ तो पूरा करूं। वैसे में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं कि नहीं, मैं जो बोलूं वो मेरा स्टेटमेंट क्लियर हो, मैं कुछ भी उठपटांग किसी ने पूछ लिया और मैंने जवाब दे दिया, वो सिचुएशन ना बने? नहीं, मैंने ये हमेशा प्रयास किया है, चाहे मैंने एज अ पार्षद के रूप में, क्योंकि आज की ओवरऑल पॉलिटिक्स वैसी है कि स्टेटमेंट दे दो। लेकिन फिर क्या होता है, पब्लिक का और जो हमारा नेतृत्व है उनका आप पे रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। आप एक बार तो स्टेटमेंट देख के अपने लिए कर सकते हो इजी, एक बार दो बार, लेकिन आगे मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको सस्टेनेबल पॉलिटिक्स करनी है तो आपको फिगर्स वही देने पड़ेंगे जो रियलिस्टिक फिगर्स हैं। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, और एक्चुअली देखा जाए तो पब्लिक का विश्वास होता है, उसी से आप आगे बढ़ते हो। नेतृत्व का विश्वास होता है, वही आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो विश्वास कायम तो रिजल्ट दिखेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये होना है तो वो ग्राउंड पर नज़र भी आना चाहिए। तो ये बहुत लंबी चलने वाली, अगर लॉन्ग टर्म में कोई काम करना चाहता है, मैं कई बार बात करती हूँ कि पॉलिटिक्स शॉर्टकट की पॉलिटिक्स हो गई। ये शॉर्टकट पॉलिटिक्स है कि आप करना कुछ नहीं है, आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है, लेकिन वो बातें कब तक चलेंगी? मतलब आपका टेन्योर फिर बहुत लंबा नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली आपको आगे नहीं मिलेंगी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने उस समय एक फौरी, वो तो एयर बबल है, जैसे ही हुआ एक, उसका एक लाइफ स्पैन फिक्स्ड है। आपको क्या बनना है वो आपको तय करना है। तो ये तो शॉर्टकट राजनीति है, ये नहीं करनी चाहिए। पर ज़्यादातर नेता वैसे ही करते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है। कई बार हम लोग नैरेटिव बनाते हैं, कई बार हम लोग कई तरीके से चीज़ों को मोल्ड करते हैं। ये हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। लेकिन अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रियलिस्टिक चीज़ें रखनी ही होंगी। जब अध्यक्ष जी ने या आपके किसी नेता ने आप पे विश्वास किया है तो आपको उस लेवल पर आना भी पड़ेगा। जो प्रॉब्लम आएगी, और हमारी पार्टी में मैं ये समझती हूँ, जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, कि मुझे सभी सीनियर नेताओं का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। अगर कहीं काम नहीं कर पा रही हूँ या कहीं अटक गई हूँ तो मैं उनसे पूछती थी, तो वो बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करते थे। तो जहाँ ये विश्वास स्टैब्लिश हो जाता है, मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं। फीमेल्स को पॉलिटिक्स में, जैसे आपने कहा कि सपोर्ट, अभी भी राजस्थान में क्या मतलब ऑल ओवर इंडिया में फीमेल उतनी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए, या जितना बोलते हैं ना आरक्षण की ज़रूरत पड़ रही है, ज़बरदस्ती खींच के बाहर निकाल के लाया जा रहा है, या कोई है तो बहुत जोर दे के खुद से बाहर आ रहा है। अगर मेन लाइन की पॉलिटिक्स में इतना सपोर्ट होता तो शायद महिलाएं अपने आप आगे आ पाती, लेकिन अभी तक बहुत कम है अगर नेतृत्व देखा जाए तो महिलाओं का। उसका कारण है गोविंद जी। क्या कारण है? ये एक मेल डोमिनेंट सिस्टम है एक्चुअली।
ओके। एक जो मेल ईगो होती है ना कि यार वाइफ कैसे अच्छा काम कर जाए। आई वॉज लकी कि मेरे हस्बैंड ने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा, उन्हें मुझे हर काम के लिए बैक सपोर्ट ऑब्वियसली उनका था, लेकिन हर काम के लिए मुझे आगे रखा। एज अ पार्षद के इलेक्शंस में भी 33% रिजर्वेशन होता है। ओके। मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा जो इलेक्शन तो लड़ती हैं लेकिन काम नहीं करती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं चाहते कि वो काम करे। वो ऐसे टाइटल वो होता है कि गलत, हाँ। पार्षद प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि, एग्जैक्टली वैसा। तो हाँ, आपने वो नहीं होने दिया? वो नहीं होने दिया, वो Okay. मैंने नहीं होने दिया, मेरी फैमिली ने नहीं होने दिया। ओके, उन्होंने किया ही नहीं वो। उन्होंने कहा पढ़ी लिखी है हमारी जो कैंडिडेट है, वो पढ़ेगी, अपने आप करेगी, सीखेगी, कहाँ प्रॉब्लम है। मतलब किसी को प्रतिनिधित्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत सोलो नहीं हैंडल थी। किया हाँ, खुद। शुरू में देखिए ज़रूरत पड़ती है, मैं बहुत नई थी इस फील्ड के लिए। मैंने अपने करियर की शुरुआत पढ़ाई के बाद एज अ टीचर की थी। मैं बंसल क्लासेस में पढ़ाती थी मैथ्स बच्चों को जो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद ये सीट रिज़र्व हुई जनरल फीमेल के लिए जहाँ मैं रहती हूँ, वैशाली में। ओके। और तब घर वालों ने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मैं एक बार तो थोड़ा सा यूँ थी कि मेरे को अच्छा, मतलब आता नहीं, आपका पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं था। ओके। 2009 में बिल्कुल नहीं था क्योंकि ये सीट रिज़र्व हुई। मेरे हस्बैंड लड़ना चाहते थे इलेक्शन, सीट रिज़र्व हो गई फीमेल की। ओके। तो उन्होंने कहा नहीं तू लड़ ले। हम लोग मतलब मेरे फादर इन लॉ थोड़े बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स में और पार्टी एक नया चेहरा दिख रही थी। ओके। मतलब हस्बैंड वाइफ हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, पर फादर इन लॉ वॉज एक्टिव। तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट किया मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख कर कि भी चलो एक पढ़े लिखे अपन कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो 2009 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, दैट वाज नॉट बाय चॉइस, वो मुझे घर वालों ने ज़बरदस्ती लड़ाया। मेरा बेटा उस समय 1 ही साल का था। ओके। और मैं बहुत यूँ थी कि नहीं मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूँगी, और मतलब मैं कैसे पब्लिक लाइफ, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स रहा, मैंने MSc मैथ्स में की बहुत है। पढ़ाकू भी रही है आप, गोल्ड हाँ, मेडलिस्ट। मैं पढ़ाकू बहुत रही हूँ, इसीलिए मुझे मतलब ये मेरी फील्ड बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड थी। पढ़ाना, पढ़ना, इस फील्ड से आकर के आप जनसेवा में आ जाओ तो ये बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे आप पहुंच रहे हो। तो लोगों ने मतलब मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी है, कर लेगी अपने आप। फिर ग्रेजुअली मैंने सीख लिया। फिर 2013-12 के बाद तो मोदी एरा स्टार्ट हुआ, और जो उस समय राष्ट्र प्रेम की भावना जिस तरह से अपने लिए, आज भी देखिए आप लोगों को अपने पे गर्व होता है। हमें जो एक गुलामी की मानसिकता थी कि हम तो यार मीडियोकर हैं, इंडियंस कुछ कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आज आपको हिंदी बोलने वाला भी बड़ा प्राउडली बोलेगा, हाँ हाँ है बिल्कुल। ना। वो ऐसा नहीं फील करेगा कि यार मैं इंडिया में मैं हिंदी बोलूँ, ऐसा नहीं है। और हमारे तो गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि हिंदी जो है उसको बोलने में आपको प्राउड महसूस होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को बोलने में प्राउड महसूस होना चाहिए। तो 2012-13 के बाद में ग्रेजुअली जब मोदी जी आए, तब झुकाव शुरू हुआ कि हाँ, अरे हम तो एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं। मतलब जब तक मैंने समझी चीज़ों को, फिर लगा कि एक राष्ट्र प्रथम की जो भावना, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के विजन का एक मुख्य अंग है, जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं, उनमें सबसे ऊपर हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। तो उससे प्रभावित होकर फिर मैंने आगे अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की, एंड वो बाय चॉइस था। जब मैंने अगला इलेक्शन 2014 में लड़ा, फिर 2020 में तीसरा इलेक्शन लड़ा, तो ये बाय चॉइस था। बट मैं अगर कहूँ कि फीमेल रिजर्वेशन जो हमें मिला, वो उसका मुझे फ़ायदा हुआ। और जो कहें कि जिस भावना के साथ में ये रिजर्वेशन दिया गया था, उस भावना को मैंने एक्चुअली ग्राउंड पे क्रियान्वित किया, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है। बहुत सारे लोग इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते हैं, और इसीलिए महिलाएं एक इलेक्शन लड़के घर बैठ जाती हैं, क्योंकि घर वाले जाने ही नहीं देते हैं बाहर। प्रतिनिधि हैंडल करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। मैं ये बात मानती हूँ, जैसे आपने कहा कि सरपंच पति, देखिए एक महिला के लिए जब वो पॉलिटिकल फील्ड में आती है, सबसे ईजीएस्ट अप्रोच जिनसे वो सीख सकती है पॉलिटिक्स, वो उसके परिवार के सदस्य होते हैं। मान लीजिए मैं आई 2009 में, उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैं किससे सीखूंगी? मेरे फादर इन लॉ से, मेरे हस्बैंड से। तो कई तरह की बातें समाज में कही जाती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन फीमेल्स की तरफ भी बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला आती है किसी पॉलिटिकल फील्ड में नई, अगर वो अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी पुरुष के साथ सीखेगी, उसके साथ प्रोग्राम्स में जाएगी, उससे कांटेक्ट में रहेगी, तो हमारा सामाजिक ताना बाना, कई तरह के एलिगेशंस उस महिला पे लगाएंगे। तो पहली क्लास जो है वो घर से शुरू करना एक महिला के लिए अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन ऑफिस के अंदर जाके मीटिंग्स में बैठना पति का, सारे डिसीजंस जो हैं वो हस्बैंड का लेना, और कई जगह तो मैंने सुना है कि वो साइन भी पत्नी के कर देते हैं। हाँ। इसको मैं गलत मानती हूँ। मतलब वो
हेल्प लें पर सब कुछ उनको हैंडल ना करना पड़े। हाँ, हेल्प तो ऑब्वियसली वहीं से लेनी लेनी पड़ेगी। आपको। भाई आप बताओ, किसी व्यक्ति के साथ में आप कैसे पुरुष के साथ में जाते हो तो समाज, अच्छा इलेक्शन लड़ लिया, अब इनके साथ ही घूम रही हैं, इनके साथ ही कार्यक्रमों में जा रही हैं, तो बातें, हम लाइमलाइट पब्लिक आय में आ गए ना अपन। तो आप सीखिए घर से। मैं तो तो उन महिलाओं को, इंडिपेंडेंट होने वाला भी नहीं होना चाहिए कि नहीं अब मैं अपने हिसाब से कर लूँगी सब कुछ, वैसा भी नहीं। अगर कर सकते हो तो कीजिए ना, इंडिपेंडेंटली कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर से हेल्प लेना, हस्बैंड का हेल्प करना, परिवार का हेल्प करना कहीं गलत नहीं है, लेकिन वो हेल्प सीमित होनी चाहिए वहीं तक जहाँ तक कि आप डिसीजंस, आपको कोई कंबाइंड डिसीजंस लेने हो। अदरवाइज आप बाहर ऑफिस में, पब्लिक मीटिंग्स में आप अकेले जाइए ना। राजस्थान के बारे में तो वैसे भी जब हम कहीं बाहर होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे घूमते हैं, मुंबई में बैठे हैं, किसी महाराष्ट्रन बंदे से बात कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली वाले तो फिर भी समझते हैं राजस्थान के पास वाले हैं, पर मुंबई है, साउथ में कहीं है। राजस्थान की जब भी बात आती है तो उनको सीधा फीमेल से क्या समझ में आता है। हम राजस्थान की महिलाओं की बात करते हैं तो उनको सीधा दिखता है कम से कम 1 हाथ लंबा घूंघट, उनको सीधी वो छवि दिमाग में आती है। वो कितना क्लियर हो पाया इन 50, 60, 70 सालों में आ जाती है? काफ़ी कमी आई है, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं आई है महिलाओं में आगे। नहीं, ये मतलब मेरा एग्जैक्टली समझना ये था कि आपके हिसाब से ये रूढ़िवादिता है या दिस इज़ गुड? देखिए, एक लिमिट में मैं उसको ठीक भी मानती हूँ, हमारे संस्कार हैं। उस घूंघट का मतलब बेसिकली उसका बेसिक मीनिंग समझना क्योंकि चाहिए। ये जो प्रतिनिधित्व वाली बात है ना, ये कहीं ना कहीं घूंघट भी उसमें आड़े आ रहा है। आता है आड़े। देखिए, घूंघट रखा गया था, उसके अलग कारण थे, पर आज के परिप्रेक्ष्य में घूंघट की बात करूँ तो मैं एक सम्मान दे रही हूँ बेसिकली। वो सम्मान घूंघट नहीं रखे बिना भी हो सकता है। देखिए, महिला जो है वो किसी भी परिवार के संस्कारों को रिटेन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घूंघट रखना आप उसको 2 तरह से देख सकते हैं, एक रूढ़िवादिता और मैं उसको समझती हूँ सम्मान के रूप में। तो अगर सम्मान बिना घूंघट दिए भी, लगाए भी हो सकता है तो वो भी एक तरीके से अच्छी चीज़ है। अगर घूंघट आपके प्रोग्रेस में आड़े आता है तो मैं घूंघट के अगेंस्ट हूँ। तब घूंघट नहीं होना चाहिए। वो सम्मान है जो हम अपने बुजुर्गों को, बड़ों को दिया करते थे, महिलाएं घर की, वो सम्मान अभी भी बरकरार होना चाहिए। उसका फॉर्म चेंज हो गया है। बिना घूंघट के भी अगर अच्छे से महिला रहे घर में और सबका सम्मान करे तो मुझे लगता नहीं घूंघट की कोई ज़रूरत है। लेकिन जो हमारा पहनावा है, जो हमारी बोलचाल है, उसमें शालीनता, उसमें हमारे संस्कार, हमारे घर का बैकग्राउंड सब दिखता है। आप किसी घर में जाइए तो वहाँ के घर में पुरुष की तो ड्रेस वैसी ही होती है जैसी सब लोग पहनते हैं, पर महिला के कपड़ों से, उनके भाव से समझ में आता है कि इस घर के संस्कार क्या हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं की जिम्मेदारी संस्कारों को रिटेन करने में ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मैं, मतलब अगर आप कहें तो वैसे ओल्ड स्कूल के ख्याल होते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उनको रिटेन करते हुए जो अच्छी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करें। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं जीन्स पहन के बाहर निकलूँ। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये है कि मैं अच्छी चीज़ें वहाँ की कैसे प्रोग्रेस में अपनी लाइफ में ला सकती हूँ वो करूँ, और अपने कपड़े, हर चीज़ में पुरुषों की बराबरी करना ही इंडिपेंडेंट होना या स्ट्रांग होना नहीं है। देखिए, ये बराबरी वाला कल्चर है ना, ये वेस्टर्न कल्चर है। हमारा कल्चर कभी भी, हम कभी भी महिला और पुरुष को आपस में वर्सेस नहीं थे कभी भी। हम हमेशा आपस में एक दूसरे के पूरक थे। जहाँ पुरुष कर रहा है काम वहाँ महिलाएं नहीं कर रही हैं, जहाँ महिला कर रही हैं वहाँ पुरुष नहीं कर रहा है। मतलब वो दोनों मिलकर के एक कंप्लीट सिस्टम को बना रहे थे। यहाँ पे अब अपने वेस्टर्न कल्चर को लिया और बॉय वर्सेस गर्ल कर दिया कि भैया लड़का है लड़की है, दोनों सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और एक बात मैं कई बार इस बात को कहती हूँ कि बराबर के चक्कर में हमने ये कहा कि बेटा बेटी बराबर, बेटा बेटी बराबर के चक्कर में हम पहले बेटी को खाना बनाना, घर के काम करना, कामकाज सीखना सिखाया करते थे। अब बराबर के चक्कर में हमने क्या किया, बेटी को सिखाना बंद कर दिया, क्योंकि बेटे को तो हम पहले भी नहीं सिखा रहे थे। जबकि होना क्या चाहिए था, बेटे को भी सिखाना चाहिए था। आज आप देखिए कई माएँ मुझे मिलती हैं और कहते हैं बड़ी प्राउड, मेरी बेटी को तो कुछ भी नहीं आता। तो मैं उनसे कहती हूँ आप एक फेलियर मदर हैं, आप अपने बच्चों को सिखा नहीं पाए, ये गलत है। और मुझे उस बच्चे पे दया आती है क्योंकि वो जिंदगी भर किसी और पे डिपेंडेंट होने वाला है अपने भोजन के लिए। आज सुबह मैं अखबार पढ़ रही थी जी, तो उसमें आया था कि डिब्बा बंद जो खाना है उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। लोग हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है और कई बार बनाना नहीं आता और आलस आता है और खाना बनाना नहीं है। आप देखिए आगे चल के इंडिया ने वही वेस्टर्नाइजेशन पकड़ लिया कि खाना बनाना मतलब एक ऐसा काम है अंडररेटेड है। भैया मेरा तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। तो ऐसा हो गया कि वेस्टर्न वाले तो ज्यादा बना रहे, वेस्ट वाले तो सब खाना बनाते हैं खुद, बंद कर रहे हैं वहाँ बर्गर्स बंद हो रहे हैं और हमारे यहाँ तो धड़ाधड़। मतलब जो
एक पे थोपा जा रहा था वो दोनों पे डिवाइड कर देना चाहिए था, दोनों पे। या दोनों को मैं तो प्रॉपर ये सिखा इस देना बात के चाहिए था। पक्ष में हूँ कि लड़के को भी काम करना आना चाहिए। आज ज़माना ऐसा है कि महिला घर से बाहर निकलती है और काम करती है, तो हर पुरुष को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। खाना बनाना सबको आना चाहिए, घर के काम करना सबको आना चाहिए, कोई एक वर्ग के लिए विशेष नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो गलत कर रहा है। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चलते हैं जिस तरह के नई जनरेशन के, लाइक मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मैं कुछ भी वल्गरिटी भी प्रमोट होती है, सब कुछ होता है। इसमें पेरेंट्स का रोल तो इतना ही है कि वो एक टाइम के बाद उनका सोशल मीडिया ब्लॉक कर देते हैं, अपने बच्चे का अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, देखना बंद कर देते हैं। नई जनरेशन जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, पर ये सब चीज़ें बाहर की चीज़ों को देख के या कहीं के भी शायद उनके अपने ख्याल भी हैं, ये सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ है, इसको मतलब मिसयूज़ कहेंगे आप? निश्चित तौर पे मिसयूज़ कहेंगे इसको 100%। और उसमें मैं तो समझती हूँ पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है। देखिए आजकल कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया ना। आप बच्चों के साथ बैठिए, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, परिवार। जैसे मैं अपने फादर लॉ मदर लॉ के साथ रहती हूँ, और क्योंकि मैं वर्किंग थी तो मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा बेटा नहीं है सोशल मीडिया पे, ही 17। ओके, वो नहीं है क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। उसके बात करने दाऊसा वाला हैं, है। उसके दाइसा हैं, उनसे वो बात करता है, हमसे बात करता है। मुझे जब टाइम मिलता है उसको बिठाती हूँ मैं, हाँ बेटा क्या किया तूने। और बीइंग अ टीचर मुझे इंटरेस्ट भी रहता है, कई बार हम बैठ के मैथ्स पढ़ते भी हैं साथ में। वो 11th में है, उसने मैथ्स ले रखा है सब्जेक्ट, उसे पढ़ाती हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स सारे। तो आप बच्चे से बात नहीं करोगे तो वो कोई और रास्ता देखेगा अपने आप को डाइवर्ट करने का। पहले तो घर में क्या चाचा सब लोग साथ ही रहते थे, तो बहुत सारे बच्चे घर में होते थे, तो इतना ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जब न्यूक्लियर फैमिली है, कई बार मजबूरी भी है। मैं ये नहीं कह रही बाय चॉइस ऐसा है, लेकिन अब ताना वाना ऐसा हो गया कि आप अकेले रह रहे होते हो, तो आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन करके कुछ नहीं होगा। फ़ोन है मेरे बेटे के पास, ऐसा नहीं है मैंने उसे फ़ोन नहीं दिया। ही नोज़ कि क्या यूज़ करना है। उसको बताया कि बेटा ये करना है तो कर लो, ये टाइम भी हो सकता है, आपके पास ऑप्शन है। आज बिना फ़ोन के कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। आप स्कूल के मैसेजेस सारे फ़ोन पे आते हैं, होमवर्क फ़ोन पे आते हैं, कई बार क्लासेस ही फ़ोन पे होती हैं, आप क्या करो? तो उसको समझाना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने पड़ेंगे। आपका बचपन जयपुर में? जयपुर में। मेरे फादर बैंक में रहे, तो 6 तक तो मेरी पढ़ाई जयपुर में हुई। 6 के बाद में अलवर चले गए, पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो अलवर में 6 to 12, फिर वापस जयपुर। आपकी स्टडी, आपकी पूरी अपब्रिंगिंग सब कुछ जयपुर में हुआ। अभी ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई आपको महिला विंग की, रूरल में एकदम एंड में जो महिलाएं हैं, एकदम लास्ट तबका, जैसे मैं अपना ही बोल दूंगी, जालोर के आखिरी गांव, बॉर्डर के बाड़मेर जैसलमेर के आखिरी गांव, उस भावना को आप कैसे समझ पाएंगे? जाऊंगी मैं उनके बीच में, उनसे बात करूंगी मैं, फिर वही बात बोलूँगी, कम्युनिकेशन, आप बातचीत करेंगे तो। और हम राजस्थान के लोग हैं, 15-16 साल से मैं पॉलिटिकल लाइफ में हूँ। माना कि मैंने जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है वो एक अर्बन एरिया था, लेकिन एज अ प्रवक्ता पिछले 5 सालों में जो योजनाएं, जैसे मोदी जी ने ड्रोन दीदी की बात की, मैंने बहुत सारी दीदियों से मिली मैं ऐसी, जिन्होंने ड्रोन चलाने की और उसके माध्यम से फर्टिलाइजर्स डालने की एक ट्रेनिंग ली, लखपति दीदी बनी। तो महिला ओरिएंटेड जो योजनाएं आती हैं उसके लिए कई बार मैंने ऐसे इंटरेक्शंस देखे उन महिलाओं के बीच में जाके। और हमारे संगठन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रवास। ओके। प्रवास जो है वो हमारी संगठन का रीढ़ की हड्डी है। आप उस क्षेत्र में जाएं, 2 दिन वहीं रुके, रात को वहीं रुके, ओके। महिलाएं आएंगी, उनसे पूछेंगे, तो दिन भर तो हम पार्टी की बात नहीं करेंगे ना, फिर हम परिवार की बात भी पर्सनल करेंगे। बातें होंगी, कैसे करते हो, क्या बना रहे हो, अच्छा आप छौंक में ये डालते हो, मैं तो छौंक में ये डालती हूँ। महिलाओं की बातें, सब बातें होती हैं कि वैसे ज़रा टेस्टी लगता है, नहीं ये अच्छा, आप ये सब्जी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो जब आप इस तरह से बातें करेंगे महिलाओं से तो उनसे कनेक्टिविटी होगी। किसी भी संगठन से आप फौरी तौर पे चीज़ों को जोड़ सकते हो, लेकिन जब तक मन से, इमोशन से आप चीज़ें नहीं जोड़ोगे, वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं रहेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होएगा। तो आप महिलाओं के बीच में हम जाएंगे, प्रवास करेंगे, वहाँ रुक कर के महिलाओं के बारे में जानेंगे, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है। सरकार के स्तर पर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि आप वुमेन विंग की प्रेसिडेंट बन रही है, तो सबसे पहला होता है ना कि माइंड में ये थॉट प्रोसेस है, अब महिलाओं के लिए ये बेटर कर पाऊंगी मैं। देखिए कुछ ऐसा कमियां लगती होंगी ना कि ये तो सही नहीं हो रहा है, मुझे ये बदलना है, मैं ये कर सकती हूँ। चीज़ें हैं जो महिला मोर्चा के लिए सोच रखी होती है पार्टी ने कि भैया ये तो यही करना है, इन्होंने ये करना है। उन चीज़ों को मैं, उन रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहती हूँ। ओके। और कई बार ऐसा लगता है कि किसी अलग डिफरेंट व्यक्ति को, क्योंकि मैंने महिला मोर्चा में पहले काम नहीं किया,
तो किसी अलग व्यक्ति को जब आप लाते हो इस फील्ड में। अच्छा, आप महिला मोर्चा में मैंने महिला मोर्चा के अभियानों में काम किया है। हमारे क्या होता है कि 1 महीने के लिए अभियान चला, उसमें हम मेरी एज अ प्रभारी ड्यूटी लगी, या कोई निकाय पंचायत चुनाव है तो मैं महिला मोर्चा की तरफ से महिलाओं की मीटिंग करके उनको कन्विंस करना कि हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। ऐसी मेरी ड्यूटीज़ लगी, बट ऐसा कहें कि वो पूरी मेन टीम में मैंने कभी काम किया हो तो नहीं किया था। ओके। तो मैं इस चीज़ को 2 तरह से 2 पहलू मानती हूँ। एक तो ये कि भी मैंने काम नहीं किया और मैं नई हूँ सिस्टम को, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा सिस्टम को समझने में, एक बात। लेकिन अगले ही तरफ क्योंकि मैं इसमें नई हूँ तो मैं नवाचार भी करूँगी। मैं उस तरह से कंडीशनड नहीं हूँ। ये तो क्या होता है, आप जिस काम को कर रहे होते हो, आपको जब मौका मिलता है तो आप वही सोचते हो, आप बाहर सोचते ही नहीं हो। जैसे घोड़ा होता है ना, बनी बनाई चीज़ें उसी पे लकीर के फकीर बनेंगे फिर हम। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यही सोच करके कि कुछ ना, क्योंकि अभी जो एरा है वो डिफरेंट एरा है। ये एरा वो एरा है जिसमें 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमें मिलेगा। MP MLA के टिकट्स के वक्त 33% अभी होना है, अब आएगा वो हो चुका है संसद से, तो इसका पास तो हो गया। अगली बार जब होगा तो हमें महिलाओं को देखो, आरक्षण मिलना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जीत एक अलग चीज़ होती है। हमें उस जीत के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। आपको ध्यान है प्रियंका गांधी जी ने यूपी में एक अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चलाया था। बिल्कुल। इलेक्शन जो पिछली बार 2021 में हुए थे, शायद वो 2022 में इलेक्शन थे वो। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान चलाया और लगभग 100 महिलाओं को टिकट दिया उन्होंने। अब वो 100 महिलाएं कैसी थी, जो कि घर से निकाली आपने, जिनको संगठन का कोई अंदाज़ा नहीं, कुछ नहीं, और वो हार गई। आप मुझे बताइए, इससे आपने महिलाओं को प्रमोट किया या डिमोट किया? उनको तो डिमोरलाइज हो गई होंगी, डर गई वो। अब कोई महिला हिम्मत ही नहीं करेगी। आपने तो उल्टा काम कर दिया। मैं ऐसा अब नहीं करना चाहती हूँ। नारी शक्ति वंदन के माध्यम से जो महिलाएं आगे आए वो जीत के भी दिखाएं। और 33% क्यों, हम तो 50% के लोग हैं। क्राइटेरिया फुल कीजिए, मैं तो कहती हूँ महिलाओं से। क्राइटेरिया फॉर विनिंग क्राइटेरिया, कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं जो कि हर पार्टी में मानते हैं हम, वो पैटर्न्स को फुलफिल कीजिए, जीतिए ना। मतलब आरक्षण से नहीं, कैपेसिटी से बाहर, कैपेसिटी से आइए। आरक्षण तो है ही है, अब जो फायदा है उसको तो उठाएंगे ही। पर तो आरक्षण का तो फिर कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी तो है ना, कि आपने आरक्षण दे दिया, अब एक सीट पे है, वहाँ पे कोई मजबूत दावेदार नहीं है महिला, लेकिन अब आरक्षण है तो वहाँ पे महिला को ही देना पड़ेगा। देखिए, हर किसी भी कदम के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं आज यहाँ सामने नहीं बैठी होती आपके। मैंने आपको बताया 2009 में कि मैं तो खुद ही आरक्षण के हिसाब से ही आई थी। फिर जैसे जैसे मैंने चीज़ों को समझा, मेरा इन्फ्लुएंस मेरी पार्टी में, मेरे नेता में और बढ़ा, और फिर मैं आई। तो फ़ायदा भी तो है, हम नेगेटिव साइड ही क्यों देख रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए 33 में से 10, 15, 20% ही आई पहले स्ट्रोक में, अगली बार बढ़ेंगी ना, वो और एम्पावर कर पाएंगी, और बढ़ेंगी, हमको देख के बढ़ेंगी। हम भी किसी को देख करके आगे बढ़े हैं। आज सुषमा स्वराज जी हैं, उनको बोलते देखते हैं तो लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए किसी महिला को, क्या बोलती हैं, क्या नॉलेज है। बिल्कुल। तो प्रेरणा मिलते बड़े से बड़ा नेता भी उनके सामने खड़ा होने से पहले सोचेगा कि मतलब महिला शक्ति है ऐसा, बस उनको प्रॉपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है। वो मिलेगी जिस दिन हम बढ़ेंगे आगे, और देखिएगा वो दिन आएगा। मैं तो सोचती हूँ अभी निकाय चुनाव में ही 33% आरक्षण मिलता है, पर आप देखिएगा 1-2 सीट तो एक्स्ट्रा लेके ही रहेंगे हम। जेंडर की वजह से ऐसा कभी होता है कि मुझे एक्स्ट्रा प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है कि महिला हूँ तो एक्स्ट्रा मेहनत, सब कुछ एक्स्ट्रा। पुरुष है तो ठीक है, इसको तो अपॉर्चुनिटी है ही है, ये तो कर ही रहा है। खुद को प्रूव करने का, सोसाइटी में प्रूव करने का प्रेशर तो है। देखिए, मैं इसको कहूँ डिनाई करूँ तो ये गलत होगा। मेल डोमिनेंट सिस्टम है। एक महिला नेता को कार्यकर्ता एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। अब जिस मोमेंट आप इस्टेब्लिश हो जाओगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, पर शुरू में लगता है यार नहीं, मतलब एक कि यार ये तो नेता तो आदमी ही होता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ कि ठीक है, हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान है। महिला होने का मुझे फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो आपको जो आपका फ़ायदा है उसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। हर्ट करती है कभी ये चीज़ें? नहीं कि करती। नहीं, ज़्यादा प्रूव करना पड़ रहा है, सब कुछ हमें ही क्यों झेलना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। चीज़ों को अगर आप पसंद नहीं करोगे, अपनी काम को एंजॉय नहीं करोगे अगर आप, और उसमें अगर कहीं कहीं नेगेटिव, जैसे मैंने कहा मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूँ कभी कि मैं नए लोगों के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स में तकलीफ है फीमेल्स को है, होती। देखो, नई चीज़ तो हर जने को तकलीफ है। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे एक्सेप्ट हो गया, मुझे पॉलिटिक्स करना पसंद है, मुझे करनी है, मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें एंटर होना है तो प्रॉब्लम है। वैसा है मेल वर्सेस हर फीमेल। चीज़ में आप मीडिया में आए होंगे तो आपको शुरू में प्रॉब्लम नहीं आती कि हर जगह आती है। मैं सबको ये बोलती हूँ, कौन सी चीज़ आसान थी?
कोई आसान नहीं होती है। जब आप पहली बार काम करते हो, आपने कुछ भी काम धंधा, अपना ऑफिस भी स्टार्ट किया, नहीं वो तो हो गया, फीमेल होने की वजह से पर्टिकुलरली कोई नहीं मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई सोच ऐसी रखनी बाकी चाहिए तो कि बैंक ठीक है, फीमेल मेहनत करनी पड़ेगी, करेगी, हार्डवर्क आपको करना सीखना पड़ेगा। पड़ेगा नया चीज़। लेकिन फीमेल होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा की नहीं, ये मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे ये तकलीफ फेस देखिए करनी थोड़े पड़ी। रिस्ट्रिक्शंस तो समाज में है ही गोविंद जी, अपन कितना भी गए हैं एक रिस्ट्रिक्शंस तो है ही। वो रिस्ट्रिक्शन के साथ भी लेकिन काम किया जा सकता है, वो मैनेजेबल है, वो मैनेजेबल है। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, महिला जब बाहर निकल रही है तो अपने घर के संस्कार लेके निकल रही ये है। लेकिन कार्यकर्ता, आपने जैसे पहले ही बताया कि समाज में इस तरह का माहौल है कि लोग आपके बारे में बात करेंगे जब आप नए लोगों के साथ में काम करो। हर्ट करता है कभी, वो अटक जाते हैं करता था वहाँ पे? पहले, अब नहीं करता। ओके। पहले करता था, ह्यूमन नेचर है देखिए। गलत चीज़ सुन करके गुस्सा भी आता था, फिर लगता था कि अगर गुस्सा कर रही हूँ तो उसके टारगेट को सक्सेसफुल बना रही हूँ, उसके जो उसने सोचा था वो हो गया, वो हो गया, वो तो जीत करना गया नहीं, मतलब। उसको जिताना नहीं ना, हराना है। तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क मुझसे ही पड़ना चाहिए, किसी और से नहीं। आपने इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, पार्षद रहे, फिर प्रवक्ता रहे, उस प्रवक्ता वाले टाइम में प्रवास वगैरह नहीं होता आपका? प्रवक्ता में हमारा सिर्फ दिल्ली प्रवास होता था। ओके, नहीं मतलब राजस्थान के वगैरह ऐसा कुछ नहीं? कुछ इलेक्शंस के वक्त होता था। राजस्थान में क्या है, मतलब वुमेन्स को लेके क्या बड़े इश्यूज लगते हैं आपको? देखिए राजस्थान में अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। और सिक्योरिटी में दो एस्पेक्ट मानती हूँ मैं, कि एक तो यही है कि हमें प्रशासन को और स्ट्रेंथन करना है। जैसे राजस्थान में हम जब आए थे 2023 में, तब उससे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ऊपर राजस्थान का नंबर होता था सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के केसेस के लिए। आपने वो भी समय सुना होगा जब शांति धारीवाल जी कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे और विधानसभा में बड़े प्राउडली कहते थे कि हाँ राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 है, क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। सीरियसली? इस तरह, हाँ आपको नेट पे मिलेगा ये वीडियो, देखिएगा। ओके, अभी की बात है, 2022 की बात है, 21-22 की बात है। उस विरासत के साथ राजस्थान, मतलब वो दुष्कर्म को जस्टिफाई कर रहे थे? हाँ मतलब मजाक में, एंड देन एवरीवन लाफ्ड कि अच्छा, अरे हंसने लगे, कैसे मजाक बना रहे हो, फिर अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे क्या? 100%। तो ऐसा हुआ कि 20 से लेकर के 23 तक लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट 4 सालों में हमारी टॉप पे रही। अभी भी कुछ दिन पहले डिक्लेयर हुई है 23 की, उसमें भी हम टॉप पे हैं। ओके। उसके बाद देखिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महिला सुरक्षा को एक मुख्य मुद्दा माना और 15% अपराध कम करे, महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया। लेकिन देखिए मैं इसके अलावा ये मानती हूँ, महिलाओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से तो संरक्षण मिलना ही चाहिए, लेकिन महिलाओं को अपने आप में आप स्ट्रेंथन करो ना। जैसे लखपति दीदी की मैं चर्चा कर रही थी अभी, राजस्थान में 19 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनने की ट्रेनिंग दी गई। कोई ना कोई हुनर उनका। क्या होता है लखपति दीदी? लखपति दीदी मतलब ऐसी एक महिला जो लाख रुपए कमाती हो। ओके। तो वो लखपति, एनुअल लाख रुपए कमाती है? एनुअल लाख रुपए कमाती है तो वो लखपति हो जाती है। तो उसके लिए उसे कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो भी शौक मतलब हो। गवर्नमेंट ये एक मूवमेंट चला रही है? हाँ हमारे यहाँ 12 लाख लखपति दीदी हैं। जैसे पापड़ बनाने का काम हुआ, सहकार के माध्यम से आपको ऋण मिला, ऋण से आपने सिस्टम क्रिएट किया, फिर सरकार ही उसको बेचने का भी काम करती है। अलग अलग हमारे फूड मार्ट्स लगते हैं, वहाँ पे बेचते हैं। ड्रोन है, जैसे ड्रोन दीदी है, ड्रोन चलाने की उनको ट्रेनिंग दी गई। अब जो है फर्टिलाइजर जो हाथ से छिड़काव होता था वो अब ड्रोन के माध्यम से होता है, और किराए पे लेंगे किसान, उसको महिला ही ले सकती है। ओके। तो किसान किराए पे लेगा, किराया लेगा तो किराया वसूलेंगी। तो ऐसे महिलाओं को स्ट्रेंथन करो। देखो एक स्ट्रांग महिला अगर होगी ना तो क्राइम कम होएगा। उसको कम करने के लिए आपको एक तरफ पुलिस को बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने की ज़रूरत है, साथ ही महिलाओं में भी एक आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे हमारे कालिका यूनिट्स हैं, 500 कालिका यूनिट्स हैं। एनी टाइम, अभी एक केस था होटल में, किसी महिला ने 181 पे कॉल किया और 10 मिनट में पुलिस थी वहाँ पर। तो ये अब कल ही मुख्यमंत्री जी 181 वाले कॉल सेंटर पे गए और चेक करने के लिए कि भाई फ़ोन वोन ढंग से उठ रहे हैं या लोगों का। मुख्यमंत्री जी क्योंकि एक किसान के बेटे हैं और जनता एक आम नागरिक के रूप में उन्होंने अपना जीवन रखा है, तो वो समझते हैं कि आम पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, तो उसका एक फ़ायदा होता है। ये मतलब गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को इतना टाइम क्यों लगता है? जैसे 2023 की लिस्टों में समझ में आया कि टॉप पे था क्राइम रेट के हिसाब से, 2 साल हो गए, फिर भी आपने बताया कि 15% कम हुए। 15% कम हुए। स्टेट पूरा सीएम के हाथ में होता है। जब आपकी गवर्नमेंट बन गई फिर तो आप ताबड़तोड़ एक्शन ले सकते हैं ना चीज़ों में। लिया है आप तो देखिए ना, चौमू में हुआ 15% ही क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता कि 50% का सीधा मिल गया फ़ायदा? देखिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्राइम एक मेंटल प्रॉब्लम है एक्चुअली। और देखो दुष्कर्म के केसेस जो हैं वो ज़्यादातर परिवार के सदस्यों ने किया। अब आप सोचिए, परिवार के अंदर महिला अगर असुरक्षित है तो उसकी इंडिविजुअल ग्रूमिंग ही उसको बचा सकती है। कोई पुलिस प्रशासन उस केस में उसको हेल्प नहीं कर सकता।
उतनी हेल्प नहीं कर सकता जितना वो खुद से आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहे। ये समस्या थी उन केसेस के अंदर भी, घर के ही लोग थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है। आप स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी चौमू में केस हुआ एक पथराव का, बुलडोजर चल गए उनके ऊपर। अब आइंदा से किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर, आप बताइए ना, दंगे कहाँ हुए राजस्थान में कोई भी? ये तो सांप्रदायिक दंगे बड़े कॉमन थे। आप अशोक गहलोत सरकार में, मुझे ध्यान है, भीलवाड़ा, उदयपुर, मालपुरा, जयपुर, जोधपुर जैसी जगह जो शांत प्रिय जगह है, वहाँ झंडे लगाने के नाम पर डंडे चल गए, शांति होगी, अगले दिन फिर चल गए। तो ये क्या होता है? ये सरकार की मंशा को, उनके इच्छा शक्ति को दिखाता है। 15% एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछले 4 सालों से आप फर्स्ट आ रहे थे। फिर उसको कम लाना एक काम तो होता ही है एक सरकार के लिए कहीं ना कहीं, और एक माइंडसेट बनाना पब्लिक का कि नहीं नहीं भैया, चेंज है अब आपको। प्रदेश की मुखिया जब कोई महिला हो तो और ज़्यादा सशक्तिकरण नहीं आएगा? देखिए, मुझे लगता है मुखिया मुखिया होता है, महिला या पुरुष हो, उसकी विजन से डिपेंड करता है कि क्या करना चाहती हैं। अब मुखिया ममता जैसी भी हो सकती हैं, जो कल कलकत्ता में है, वो एक महिला है, लेकिन महिलाओं के लिए, अरे स्ट्रांग है। आपको ध्यान है उस समय उन्होंने, जब बच्चियों के साथ में रेप का केस हुआ, तो कहा कि बच्चियां रात को निकलती क्यों है बाहर। अभी कुछ दिन पहले हुआ, एक हॉस्टल में बच्ची को उनके दोस्तों ने रेप किया, तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, रात को निकली क्यों भाई 8 बजे बाद तुम? देखिए, ऐसे महिला या पुरुष की कैटेगरी में बीजेपी जब सबके वहाँ पे रेड करवा देती है तो उनके वहाँ भी करवा देनी चाहिए। गलत काम की रेड तो सभी जगह होनी चाहिए। आप ये बताइए, बीजेपी के राजेंद्र यादव के बच्चे हैं, उन पर अभी नहीं हुआ कल परसों मिड डे मील वाला चक्कर? उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली ना। देखिए, मोदी जी का एक स्पष्ट संदेश है, भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, टीएमसी का हो, समाजवादी का हो, एनसीपी का हो, किसी का भी हो। आपकी विंग क्या ऐसा करेगी? सी प्रॉब्लम ये है कि वुमेंस को, सबको पता है हमको कि वुमेंस को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट करती क्या है एग्जैक्टली और क्यों? सी कांग्रेस बीजेपी ये सब ठीक है, पर महिलाओं में भी तो बहुत हैं। जैसे आप हैं, आप आगे आ चुकी हैं, आप स्ट्रांग हो गई हैं, आपने देखा है, आप लड़े हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो जो ऐसी स्ट्रांग वुमेन्स हैं, वो फील्ड में प्रॉपर उतर के क्यों नहीं सबको तैयार करती हैं अपने स्तर पे? और इसी एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि फीमेल्स को जब तैयार करते हैं तो तैयार करने के नाम पे फिर वही इंडिपेंडेंट वाली बातें आ जाती है कि अब तो मैं तो वो हो गई हूँ, या इस तरह की जो भटकाव होते हैं। हाँ, नहीं होते हैं भटकाव। कई बार क्या होता है, आपके पास जब आपकी सक्सेस आती है तो कई बार अहंकार भी आता है साथ में, ईगो भी आता है साथ में। उसको नहीं आना चाहिए। आपको याद करना चाहिए वो दिन जब आप परेशान थे और आपके परिवार के सदस्य आपको सपोर्ट कर रहे थे कि अरे कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। अच्छा, और मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ, उतार चढ़ाव पॉलिटिकल लाइफ में बहुत होते हैं। कोई दिन आपका अच्छा नहीं है, कभी मेरी डिबेट अच्छी नहीं गई तो मैं आके, अरे मेरे को ये बोलना था, मैं कुछ और बोल गई ना, ऐसा हमेशा होता है। ऑडियंस को नहीं लगेगा कभी ऐसा, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे क्या परफॉर्म करना था। वो तो बोलेंगे बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा। मुझे लगता नहीं मैंने अच्छा नहीं किया। वो दिन मुझे याद है, मैं जब कभी आती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं तूने अच्छा किया। मैं को बॉस, मैं वो एक चीज़ भूल गई। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था। नहीं बहुत अच्छा था। वो दिन याद करना चाहिए। वो पुश तो हमेशा चाहिए होता है, हमेशा चाहिए, और आज तक है। मैं लकी हूँ इस मामले में कि मेरे इन लॉज, मेरे फादर मदर, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, ये सब बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ को कि हाँ तू अच्छा कर रही है, तू अच्छा कर रही है। वो मैं लकी हूँ इस मामले में। हर जने के पास ये प्रिविलेज नहीं मिलता, हर एक को मुझे मिला। तो ये मतलब अभी आपकी जिम्मेदारी पे आया ये चीज़ है, तो एम्पावरमेंट के लिए कुछ ऐसी भी तो स्कीम्स होनी चाहिए या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलने चाहिए बड़े लेवल पे कि मतलब फीमेल्स आगे आए, लेकिन साथ में ये मेंटलिटी भी क्लियर रहे कि भाई ये जो बराबरी का जो चीज़ें चल रही है, बराबरी तो नहीं हो सकती, है ना। अब मेल की बॉडी में ताकत वाइज, पावर वाइज वो ऐसा बनाया है उसको कि उसमें ताकत ज़्यादा है, तो वो अगर आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वही पावरफुल है और आप कमज़ोर हैं। बिल्कुल आप शरीर से ठीक है, आपको उसके सपोर्ट की ज़रूरत है तो है, बॉडी वाइज वो आपको प्रोटेक्ट करे चीज़ों में। और आप गृहिणी है तो आप घर बनाती हैं, आप पूरा क्या बोलते हैं उसको, घर का इकोसिस्टम चलाती हैं, तो ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी है। लेकिन ये हमें लड़कियों प्राउड फील होना चाहिए या ना, मतलब मदर्स को या जो अभी यंग जनरेशन है उसको इसमें मतलब नीचा अपने आप को देखने की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और अगर सही तरीके से कर रहा हूँ तो इसमें सबसे बड़ा रोल तो मेरी मदर का ही है। बहुत है, बिल्कुल है ना। हाँ। कि मैं आपसे अगर सही लैंग्वेज में बात कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो उनका ही सही डायरेक्शन है। अगर वो ही मुझे कुछ सिखा नहीं पाती तो शायद मैं उठपटांग हरकतें कर रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। तो ये वो नहीं होती तो कर ही नहीं सकते थे। तो कहीं ना कहीं मैं 1% भी कुछ कर रहा हूँ तो मुझे बनाने में रोल तो उनका ही हुआ ना। बिल्कुल। तो मेरे से ताकतवर तो वो हुई, मतलब कोई भी मेल जो पावरफुल है उससे भी ज़्यादा पावरफुल तो वो लेडी हुई जिसने उसको रेडी किया है। बेटे को कुछ ना बोलना जैसी बातें हुई पहले, और अगर मैं कहते कि कोई दुष्कर्मी है, वो भी किसी का बेटा है ना, तो वो संस्कार तो उसकी माँ ने दिए नहीं ना ऐसे। अगर बच्चों को सिखा दें, बेटों को सिखा दें, अपने संस्कारों में आ जाएं
कि अपनी एक अगर फीमेल है कोई तो उसकी इज्जत करनी है, उससे तमीज़ से रहना है अपन को। तो कहीं ना कहीं अपने परिवारों में भी डिटोरिएशन हुआ है। ये न्यूक्लियर फैमिली का भी एक नतीजा है। अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ये हुआ है निश्चित तौर पे। महिलाएं, और मैं तो सब महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ जो घर संभालती हैं, एक बहुत बड़ा काम है अपने बच्चों को खाना बना के खिलाना, उस भाव के साथ खिलाना जो माँ का भाव होता है। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसमें कोई ख़राब बात नहीं है कि आप खाना बनाती हैं, मैं बनाती हूँ। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। मैं कोशिश करती हूँ जब मुझे समय मिलता है मैं बेटी के लिए बनाऊँ, और बहुत अप्रिशिएट करता है, मम्मा आज टेस्ट डिफरेंट है। आप सोचिए सिर्फ दूध में एक चॉकलेट पाउडर मिला करके दे दूंगी ना उसे, मम्मा आज टेस्टी है। मैंने कहा बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, गर्म दूध था उसमें चॉकलेट पाउडर डाला, फीलिंग ऐड हो जाती है ना पर वो उसको लगा मम्मा ने ला के दिया है। देखो ये चीज़ें कभी लौट के नहीं आती हैं। आपके बच्चे को जो आप लाड प्यार अपने हाथ से खाना खिलाना, एक्टिव पॉलिटिक्स में टाइम मिलता है परिवार के लिए? बिल्कुल मिलता है। मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैं एज अ पार्षद जब रही तो मैंने मॉर्निंग 9 to 12 का टाइम फिक्स कर रखा था। आप 9 से 12 आइए, मैं आपको एंटरटेन करूँगी। दिन भर नहीं हो सकता ये पॉसिबल। अब जैसे अब हुआ तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा तो बढ़ छोटी रहा है। जिम्मेदारी थी, ठीक है, पार्षद तक तो समझ में आता है। अभी भी जैसे मॉर्निंग में मैं घर पे होती हूँ, फिर आफ्टरनून टाइम ऑफिस में, जैसे आपके पास आई तो मैं ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ। शाम का वक्त सोशल गैदरिंग में, और बच्चा भी बड़ा हो गया, 17 साल का हो गया है, लेकिन अभी जाकर के उससे 1 घंटा कुछ ना कुछ हम करेंगे एक्टिविटी साथ में। या तो पढ़ेंगे या वो बताएगा अपने बारे में कि आज मामा मैंने ये किया, मैं इसकी तैयारी कर लूँ, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसकी तैयारी के बारे में बताएगा मुझे। तो डिस्कशंस बहुत सारे हैं। आप बच्चे को टाइम दो, लेकिन हमें घेरा उतना ही रखना है कि बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट भी हो, वो खुद भी अपनी चीज़ें तय करे। 17 साल का बेटा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि यार मेरा फ्री टाइम है तो मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो वो स्पेस भी देना है, तो वो नज़र भी रखनी है। तो बैलेंस तो रखना पड़ेगा। पेरेंटिंग इज़ अबाउट बैलेंसिंग, स्पेशली टीनेज बच्चे के लिए। ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती हैं जी, ये एंड लोगों तक मुझे नहीं लगता कि पहुंचती है। मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, और आई एम श्योर कि मेरी मदर हो गई या आसपास की जितनी भी उनके एज की महिलाएं हैं, उनको किसी हालत में नहीं पता है कि उनके राइट्स क्या है। और मुझे नहीं लगता कि ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले कोई भी वहाँ तक पहुँच भी पाते हैं। ये गैप कब ख़त्म होगा? जयपुर में रह के, जयपुर की एक पार्षद थी जो प्रवक्ता बनी और प्रेसिडेंट भी बन गई। ये जालोर के आखिरी गांव की या सीमांचल के किसी भी गांव की लड़की या लेडी इतने पावरफुल पोजीशन तक पहुंचना या इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचना जहां से वो कुछ बदलाव कर सके, अपने आप को प्रूव कर सके, ये सिचुएशन में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक आ ही नहीं पाएंगी। नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। कल एक बच्ची से मैं मिली, वो आदिवासी समाज उदयपुर की थी, काफ़ी एक्टिव थी, और उस तरह की बच्चियों को प्रेरणा के रूप में बाकी बच्चियाँ भी देखती हैं। जब हम उसके क्षेत्र में प्रवास करेंगे तो उसको एज एन एग्जाम्पल प्रूव करेंगे, देखिए ये कर रही है, आप भी कीजिए। जाएंगे बीच में और बात करेंगे, रहेंगे, समझाएंगे, तभी महिलाएं आगे आएंगी। पंचायत लेवल पे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इवेंट्स भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल, ना, हम लोग आपके प्रवास तो कितने हो जाएंगे। नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं हमारे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग लखपति दीदी की बात करते हैं, सहकार के माध्यम से उनका जो हुनर है, वहाँ की चीज़ जो है वो बहुत जो मशहूर है, जैसे राबोड़ी, जैसे आपने जालौर में सुना भी होगा, राबोड़ी बनती है, मंगोड़ियाँ बनती हैं, पापड़ बनाते हैं हाथ के, उनका स्वाद ही अलग होता है। उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी सहायता लेंगे। उनके माध्यम से भी हम उन महिलाओं तक पहुंच बनाएंगे जिनको की सरकारी योजनाओं की ज़रूरत है। देखिए हमारा जो पार्टी का मेन जो ध्येय है वो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यू है, जिसमें अंत्योदय की बात करते हैं कि अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक जब तक सरकार की योजना नहीं पहुंची तब तक सरकार के प्रयास जो हैं वो पूरे सफल नहीं हो सकते। और उसके लिए हमारा संगठन लगातार काम करता है। किसी भी घर में एंट्री महिला के माध्यम से हो सकती है, और इसीलिए महिला मोर्चा अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग करके इन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करेगा। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। आज फ़ोन भी देखिए, स्मार्टफोन भी बहुत जगह पहुंचने लगा है, उसके माध्यम से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक अब जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, तो जब आदिवासी आंचल में जाते हैं तो हम कहते हैं देखिए एक महिला वहाँ पहुँची अपने ही समाज से। तो आप जब अच्छा उदाहरण पेश करते हैं, चाहे अपने रूप में या किसी और महिला के रूप में, तो वो भी प्रोत्साहित होती हैं कि हाँ चलो हम नहीं कर पाए, हमारी बच्चियों को तो करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं ना, आगे 10-20 सालों में फ़र्क आएगा। आज माँ ने नहीं कर पाई हो, लेकिन बच्चियाँ आजकल बहुत स्मार्ट हैं। आप गांव में देखो, आप बच्चियाँ बड़ी स्मार्ट हैं आजकल। नई जनरेशन स्मार्ट है। तो अगले 10-12 सालों में आप देखिएगा जब वो जनरेशन जेन ज़ी, तो अच्छी बात है। अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों दोनों के लिए अवेयर होना चाहिए। मैं हमेशा इन दोनों को ये कॉम्बो पैक है वैसे।
हम अधिकारों की बात करते हैं, पर कर्तव्यों की भी बात करनी चाहिए। तो एक कॉम्बो पैक है जिसमें हमें अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। 1972-75 के आसपास में शायद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। आपातकाल था 75 में। हाँ, उससे पहले वो थी और फिर उसके बाद भी। तब से लेके आज तक ये प्रोसेस चल रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई 20-30 सालों में, आने वाले 10-20 सालों में बदलाव होगा, पर वो खुद प्राइम मिनिस्टर थी, इतना बड़ा रोल मॉडल, इतने बड़े देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई वो, सो कॉल्ड आयरन लेडी। हाँ, यस, आयरन लेडी। तो वो मैसेज अभी तक नहीं जा पाया मतलब लोगों तक। ये फर्क पड़ा है, अब तो महिलाएं बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। मुझे नहीं, ध्यान है फिर मेरी अभी भी मम्मी 10-20 साल लगेंगे, आप लेकिन सोचिए। आप जब इंदिरा गांधी की बात करें तो मैं अपनी मदर का टाइम देखती हूँ। मेरी मदर क्या अपनी हेल्थ का मिनिमम ध्यान रखना, खाना समय पे नहीं खाना, है ना। कोई आएगा घर का तो 2, 3, 4 बज रहे हैं। या आपने अपनी मम्मी या दाई से कभी सुना होगा कि वो 2 बजे खाना खा रहे हैं या रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं। सब कुछ निपटा के फिर लास्ट में, हाँ, आखिरी में खाएंगे। आज नहीं है। आज घर की महिला सबसे पहले खाना खाती है। समय चेंज हो गया क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मैं अपना ध्यान रखूंगी ना, तभी मैं लंबे समय तक अपने परिवार का ध्यान रख पाऊंगी। तो बदलाव आया है। बहुत सारी महिलाएं अब एक्टिवली काम कर रही हैं। उस समय इंदिरा जी के वक्त तो एक भी कोई मुख्यमंत्री कहीं अपन को कोई बड़े पद पे नजर ही नहीं आती थी। वही नजर आती थी जो कुछ बड़े परिवारों से ही रिलेटेड थी। आज छोटे परिवार की, एक साधारण परिवार की महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। बदलाव तो है। राष्ट्रपति तो बन जाती हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। रेखा जी हैं, देखिए ना दिल्ली में। रेखा जी तो साधारण थोड़ी है, वो एमएलए बन गए थे, मजबूत थे, पर वो लड़े हुए थे पहले भी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखो, हाँ, उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की, फिर उन्होंने पार्षद भी बनी, फिर महिला मोर्चा भी संभाला, महिला आयोग भी संभाला। तो हौले 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 बढ़े हो आगे। अब तो ग्रेजुअली आपको अपनी परफॉर्मेंस तो दिखानी पड़ेगी। पर ऐसा बहुत बड़ा कोई राजनीतिक घराना नहीं था, वो कोई नहीं था। आप बताइए ना, जैसे एमपी में भी है, मोहन यादव जी का कोई घराना नहीं था, उधर छत्तीसगढ़ में विजय, लेकिन राजस्थान में दिया कुमारी जी का तो बड़ा घराना है, पर वो डिप्टी सीएम है। हाँ, पर देखिए दिया कुमारी जी की मैं एक बात कहूँगी, भवानी सिंह जी उनके फादर जी, उनको कितने रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। अनडाउटेडली यस। प्रीविपर्स ख़त्म हो गए 72 में, लेकिन वो लगातार भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई कर रहे थे। उनके जैसा सज्जन आदमी आज भी शहर में लोग याद करते हैं उसको। हाँ, नो डाउट, वो तो बहुत ग्रेट मैन थे वो। हाँ, वो सिर्फ राजा नहीं थे, मतलब वो राजा नहीं थे, उनको पता था कि प्रजा लोगों के लिए थे। क्या करना है और किस तरीके से करना है। देश आज़ाद होने के बाद भी उन्होंने राजा होने का फर्ज एक तरीके से निभा दिया यार। उन्होंने कहा कि हमारी सेना होती तो मैं सेना में लड़ने का पैसा थोड़ी लेता। आज जब भारतीय सेना से, तो मेरा देश की तो सेना है, मैं क्यों लूँगा पैसा। तो अच्छी भी चीज़ें हैं। और दिया जी देखिए अपने बूते पर एक राज परिवार से आते हुए, आज की राजनीति वो नहीं है ना कि आप राज परिवार में हैं तो आपने ग्राउंड पे काम किया है, लोगों के बीच में रही हैं, अपने आप को चेंज किया है, जिस तरह की परवरिश थी उससे अलग हट के काम किया है। अब जो काम करेगा वही लोकतंत्र है। अब राजस्थान में मतलब आपको क्या लगता है कि क्या बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंजेस आना चाहिए फीमेल्स में? कैपेबिलिटी के जो डाउट करते हैं कई बार कि भाई महिला नहीं कर पाएगी। नहीं, खुद को, महिलाओं को क्या मतलब, मैं क्या सोच रहा हूँ महिलाओं के बारे में वो नहीं, बिल्कुल उसको अंदर से उनको खुद को क्या सोचना चाहिए। महिलाओं को यही कि कुछ हम लोग भी कर सकते हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव तो आना ही चाहिए। जैसे अभी अपन 33% आरक्षण की बात करें तो वो क्राइटेरियाज जो होने चाहिए कि हम जब उस क्राइटेरिया में फुलफिल हों, उसके लिए बहुत चीज़ें हैं। वो क्राइटेरिया में आप फुलफिल हुई है, 33% से ऊपर आएंगे अपन। किसी क्षेत्र के अंदर अगर महिला अच्छा काम कर रही है तो अगर वो रिजर्व नहीं हुई फीमेल के लिए तो भी पार्टी देगी ना फीमेल को, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन अपने पे विश्वास करके जो भी काम करें उसके लिए 100% दें, अपने पे विश्वास रखें और संस्कारों को ना छोड़ें। मैं इसके बहुत स्ट्रॉन्ग फेवर में होती हूँ। जैसे वो डब्बा बंद फूड की बात कर रहे थे अपन, अब देखिए ना अमेरिका वगैरह तो ये सब तो डब्बा बंद कर रहे हैं और हम डब्बा बंद की तरफ आ गए। हम बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं। जैसे हमारे दाऊसा दाईसा खाना खाते थे वो खाना अभी हम खा रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। सब कहते हैं मोटा श्रीयन्न, अपने घरों में, आपके घरों में भी बाजरा ही खाते होंगे, बिल्कुल है ना। बाजरा साल के 8 महीने तो पक्का कम से कम। हाँ, और चावल कब बनते थे? कोई पावड़ो आएगा, मेहमान, यानी कोई पावड़ो आएगा तो चावल बन जाए। तो चावल कहाँ अपना खाना था, अभी भी नहीं बनता हमारे वहाँ तो चावल। हमारे यहाँ थोड़ा सा शहर हो गया इसलिए चावल हम लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ आज भी पावड़ों के लिए बनते हैं, पावड़ों के लिए बनता है। चलिए, राबड़ी है, मक्के की रोटी है, बाजरे की रोटी, ये तो खा के हमारे बड़े लोग बड़े हुए और आज हम उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं कि ये सबसे हेल्दीएस्ट वर्जन है। तो महिलाओं को जो होम कुक्ड फूड है अपनी हेल्थ के प्रति देखिए एक ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, अनहेल्दीनेस बढ़ रही है, वो बहुत क्रिटिकल है। और मैं सही बताऊं गोविंद जी, हमारे घर में कभी बाहर से खाना नहीं आता। ओके,
अगर कुछ भी नहीं है तो दाल रोटी खा लेंगे, हम्म वो बेटर है। हम्म। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए, हाँ, वंस इन अ वाइल हम जाते भी चल, हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन खाने के लिए देखो आप, हमारे घर में गाय भी है। ओके, यहाँ भी। हाँ, वैशाली में गाय है हमारे पास। ओके। कई बार जैसे बारिश का मौसम होता है और वो रजका लेकर आते हैं, ग्रीन फॉडर जो है, हम्म तो कई बार वो खाने के लिए मना कर देती है, उसे स्मेल आती है उसके अंदर। हम्म। आप सोचो हमारे सेंसेस तो गाय से भी खराब है, हमें कचरा नजर ही नहीं आता कि इसमें कचरा है और हम उसे खा भी जाते खा हैं भी पेट में, जाते अपने हैं। पेट को डस्टबिन उसको समझ पता है के। कि उसके लिए अभी क्या सही नहीं है। गाय स्मार्ट है, वो नहीं खाएगी, वो चारा नहीं खाएगी, लेकिन हम हर कचरे को खाएंगे और स्वाद लेकर के और खाएंगे और फिर अपनी सेहत को ख़राब करेंगे। एक्सरसाइज हमें करनी नहीं होती, हमें सब चटपटा बाहर खाना होता है। प्री डायबिटिक, बीपी, अर्ली स्टेज पे हार्ट अटैक, सीखना चाहिए लेकिन पुराने लोगों से। मतलब इन शॉर्ट में कि लड़कियों को अपने घर की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको संभालना के है। साथ और एम्बिशियस होना चाहिए, थोड़ा और कुछ बड़ा सोचना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है कि छोटे बच्चे को संभाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, बहुत सारी महिलाओं ने किया है। आपका माइंडसेट है, आज मुझे कोई भी काम करने के लिए अगर मैंने माइंड प्रिपेयर कर लिया कि मुझे करना है, तब तो वो हो जाएगा। और मैं उसके उल्टा अगर सोच लूँ तो कोई भी आए मुझे, मैं तो बहुत ख़राब तरीके से करूँगी। तो सोच लीजिए कि हमें दोनों काम करने हैं, हमें घर के भी काम करने हैं, अच्छी चीज़ है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। और पावर मिल जाए तो पावर के साइड इफ़ेक्ट्स को हावी नहीं होने देना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको उन लोगों के प्रति एक भाव होना चाहिए, परिवार वालों के प्रति जिन्होंने आपको वो मौका एक दिया। एग्जाम्पल याद आ रहा है मुझे नहीं पता यहाँ ये बोलना चाहिए कि नहीं, बट है मेरे माइंड में। मेरे नोन में ही एक हस्बैंड, उसका 20,000 की नौकरी करता था, 20-22,000 की। उसकी वाइफ को शादी हो गई थी, उसकी स्टडी चालू थी, वो उसको पढ़ा रहा था, अपना पूरा खर्चा कर रहा था उस पर। उसकी जॉब लगी छोटी सी, A&M होता है ना कुछ, एक हॉस्पिटल में कुछ काम होता है शायद, मतलब मेडिकल फील्ड में A&M। वो A&M बनी जिस दिन लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला, उसके 7वें दिन उसने उस आदमी को छोड़ दिया कि तू मेरे लायक नहीं है। हाँ, ये गलत है ये चीज़। तो ये नहीं, ऐसा एक केस RAS का भी आया था। हुआ क्या कि हस्बैंड ने पैसा मतलब कमाई करके महिला को बढ़ाया, उसका RAS में सिलेक्शन हुआ और उसने छोड़ दिया। हाँ, तो मतलब उसको फिर लगने लगा कि ये मेरे लेवल का नहीं है। जो संस्कार मैं बोल रही हूँ ना आपको, मॉरल्स की कमी जो है वो भारी है। तो पुरुषों को मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को बाहर हाँ, ये भी एक कारण हो भेजने के लिए सकता है। डर भी तो लगता है कि भाई मैं अगर इसके- इसको ज़्यादा प्रमोट कर दिया तो ये कल को मुझे ही छोड़ देगी। हाँ, ये इनसिक्योरिटी होती है और कई एग्जाम्पल्स इसमें बहुत रोड़ा है, बड़ा नहीं करना चाहिए ऐसा। देखो, मैं तो संस्कारों के बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मतलब मैं अपने घर पे भी राजपूती ड्रेस ही पहनती हूँ। अगर आप मेरे घर पधारते तो आप मुझे उसी ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस में आप पाते। Okay. मैं अपने रूट से बहुत जुड़ी हुई हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं ये करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपनी चीज़ों को, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनना, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि कीजिए अब ना। तो आपको देख के भी तो बहुत सारी वुमेन्स मैं तो सोचती हूँ 2 महिलाएं भी अगर मेरे कहने से अगर अच्छे से इसको कर लें, अपने नहीं, आप पे आपके कहने से confidence 2 महिलाएं क्यों, तो मेरी जीत होगी। राजस्थान की आधी आबादी, आधी में से भी 25% बीजेपी वाले होंगे, तो वो तो आपको कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। करें तो मतलब बहुत अच्छा, मुझे 50% बहुत महिलाएं खुशी हैं, होगी गोविंद जी। 25% आपके होंगे, तो वो 25% तो आपको फॉलो कर ही रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से, या करेंगे आने वाले टाइम हाँ, पे। मैं ये सोचती हूँ अगर हुआ ऐसा तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि मैं कुछ हेल्प कर पाई महिलाओं की। दिया कुमारी जी वर्सेस वसुंधरा राजे जी, कौन अच्छा लगता है आपको? दोनों अच्छे हैं नहीं अपनी वैसे अपनी नहीं, जगह। मतलब वसुंधरा मैम ने मैंने अभी दिया जी की बात की, आपको बताया कि कैसे राजकुमारी थी लेकिन अब ग्राउंड पे काम कर रही हैं, धरातल पे काम वो कर भी रही हैं। महारानी है। वसुंधरा जी ने नो डाउट 2 बार हमारा पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की, और बहुत अच्छे से हम सुनते हैं कि अफसर जो हैं बहुत बहुत डरते थे उनसे, उनकी नॉलेज बहुत वास्ट थी और बहुत अच्छा अपने अपने दोनों के जो समय काल परिस्थिति थी उस हिसाब से दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दोनों ही रोल मॉडल हैं महिलाओं के लिए। जो एक महिला पॉलिटिक्स में आना चाहती है उनके लिए दोनों रोल मॉडल हैं कि दोनों ने अपने अपने प्रोफेशन के प्रति फुल डेडिकेशन रही और लगातार अच्छा काम किया। तो नो डाउट दोनों अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। AI का यूज़ करते हैं आप? AI का हाँ कभी कभी कर लेती हूँ। लोगों को करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मैं AI का इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसको बहुत रिलायबल नहीं मानती हूँ। मैं एक बार उसको वापस रिकन्फर्म करती हूँ। जैसे एज अ स्पोक्स पर्सन आप टीवी पे जाकर के AI के माध्यम से कोई डेटा नहीं दे सकते, लेकिन कुछ जैसे मुझे प्रेस नोट बनाने होते हैं तो मैं AI के माध्यम से बना लेती हूँ, क्योंकि मैं डेटा डाल देती हूँ। कोई मैसेज मुझे अच्छा सा टाइप करना होता है तो उसमें इन्फॉर्मेशन डाल दो, तो उसका स्मार्ट यूज़ करो। उसका डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है, मिसयूज़ भी हो रहा है AI से। कई तरह के वीडियोस, कई तरह के फोटोग्राफ्स और मैनिपुलेशंस हो रही हैं, लेकिन आप स्मार्टली यूज़ करो तो AI बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। नरेंद्र मोदी जी को अगर एक लाइन में बताना हो कि क्या है मोदी जी? राष्ट्र को समर्पित, टोटली।
ना कोई छुट्टी, ना कोई एक्सक्यूज़, ना कोई बीमारी। आपने कभी देखा मोदी जी को बीमार हो कभी नहीं, एक भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। हमारा गला खराब हो जाता है कभी छुट्टी ली हो। और हर दिवाली जो है वो सेना के साथ, हमेशा लोगों के लिए समर्पित, ये डेडिकेशन। और आप सोचो इस एज पर भी आप कभी आपने कभी देखा उनको एक्चुअली हाँ देखा मैंने एक face to इवेंट में, face? यस, एक बार बहुत दूर से। चेहरा क्या, मतलब जो जो ऑरा है उनका बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। तो लगता है ना कि आप डिटर्मिन्ड हैं और उनसे डिसिप्लिन्ड क्या हैं। कुछ एक चीज़ आपने सीखी होगी बढ़िया? ऐसे तो बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए, उनसे पर मैंने कुछ एक। डिसिप्लिन सीखा है। सुबह समय पर उठना, एक्सरसाइज करना, खाना संयमित खाना, पढ़ना। और एक खास बात मोदी जी की, बहुत खुश या बहुत दुखी दोनों ही चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं, मतलब एक संयमित आपका बिहेवियर हो कि कोई चीज़ आई तो बहुत खुश भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं बैलेंस। समस्या, बैलेंस ऑफ लाइफ बहुत ज़रूरी है। तभी आप बहुत अच्छी पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपका हर दिन कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो चलेगा ना लाइफ में चलते ही रहेगा। तो उसको देखते हुए बहुत अच्छा है उनका, उन्होंने अपने लाइफ में हिंदुस्तान में बहुत महिला नेता हुई, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी 2 4 5 महिलाएं रही। सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है आपको? सुषमा स्वराज जी सबसे ज़्यादा। उनसे मेरे को अभी निर्मला सीतारमण जी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब हमारे देश की, बहुत अच्छा है। उन लोगों को देख के लगता है कि अच्छा है। अभी रेखा गुप्ता जी हैं, मैं लोकसभा चुनाव में मैं दिल्ली गई थी इलेक्शंस में, तो मैं जिस लोकसभा में थी उसी में एक विधानसभा, और वहीं पे वो भी थी एज अ वर्किंग। तो मैंने उनकी वर्किंग देखी है, कितना संगठन के लिए उन्होंने समर्पण से काम किया है। तो अच्छा काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि आउट ऑफ पॉलिटिक्स कोई एक रोल मॉडल लेडी आपके लिए, मतलब ये महिला मुझे बहुत इंस्पायर करती है आउट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से बाहर कोई, चाहे वो बिजनेस में हो या ऐसे जनरल जोनर? आउट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे प्रियंका चोपड़ा इंस्पायर करती है कई बार। ओके। हाँ, उसका कारण है, देखिए वो शायद उसने कोई खिताब जीता था एक पहले मिस वर्ल्ड का, अपने आप को स्टैब्लिश किया इंडिया में, फिर यूएस से चली गई, वहाँ से फिर से आपको अपना रिज्यूमे देना है कि आई एम मिस वर्ल्ड, वहाँ से फ्रेश स्टार्ट करनी है। स्किन का कलर भी डार्क ही है उनका, वीटिश है, अपने आप को वहाँ स्टैब्लिश किया। मतलब कई बार वो बोलती तो मैं सुनती भी हूँ उनको कि यार आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे ना तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। वो यहाँ कंफर्टेबल होती, यहाँ पे अच्छा कर रही थी, ठीक ही कर रही थी अपने आप में, पर ये जो रिस्क फैक्टर लेने का उनका जो एक था ना, एक जो कहीं से भी नया शुरू कर देना, डेयरिंग, वो मुझे इंस्पायर करता है कि आप नया काम शुरू करो तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो गई वहाँ। तो नाम तो थोड़ा सा, मतलब मैंने एक फिल्मी उसमें आ गई मैं, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि आप डेयरिंग काम करो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करो, अपने आप को स्टैब्लिश करो और अच्छा वहाँ पे नाम कमाओ आप। अच्छा है, बढ़िया है। बॉलीवुड की तरफ चले गए तो एक मुद्दा चल रहा है लिव इन का, कितने आप समर्थक हैं कि विरोधी हैं? मैं तो पहले ही बताया, मैं संस्कारों वाले, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। ओके, बिल्कुल नहीं हूँ। ये आपके लिए मतलब एक सिर्फ लीगल टर्म है या ये संस्कारों से जुड़ी हुई चीज़? संस्कारों से जुड़ी हुई है, जो रिचुअल्स है ना, बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं ना अपन। तो कोई कारण था ना, जो पेरेंट्स पहले इस तरह की शादियां करते थे या कुछ भी करते थे और वो सक्सेसफुल हुआ करती थी। अब देखो ना क्या स्थिति हो रही है। तो मैं तो इसके सपोर्ट में बिल्कुल, हमारा कल्चर नहीं था ऐसा। पर पहले तो शादियां ऐसी भी होती थी कि मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को जानते ही नहीं है और सीधा पहले दिन, शादी वाले दिन एक दूसरे को देखते थे। वो ऐसा नहीं है, हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, लेकिन बीच का रास्ता भी तो अपना सकते हैं। कीजिए बातचीत, देखिए अच्छे से, बट नॉट लिव इन। उस एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए। अब आप देखिए ना, मैं फिर वही बात की, देखिए आप यूएसए के अंदर शादियां नहीं कर रहे, चाइना में शादी नहीं कर रहे लोग बाग, है ना, फिर क्या होगा? यहाँ भी लिव इन, अपन उनको कॉपी किए जा रहे हैं, या देखे बिना कि वो तो बेचारे भुगत रहे हैं उसको, जबकि रिच इन कल्चर तो अपन है एक्चुअली। अपना संस्कार ही नहीं अलाउ करते हैं। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में ये नहीं है, सही अलाउड नहीं है भाई। तो मैं तो फेवर नहीं करती। आप कहेंगे मुझे ओल्ड स्कूल हो, आप नहीं, नॉट ओल्ड स्कूल, बट मैं मेरा थॉट जो है वो ओल्ड स्कूल है। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, पर मैं भी इसी थॉट प्रोसेस को मानने वाला हूँ। आपको यूथ देख रहा है, मेल हो चाहे फीमेल हो, 20 से 25-30 साल के जो, या जेनजी वाला जो टर्म है, एक फाइनल मैसेज की ये आइडियल लाइफ होती है या ये करना चाहिए जिससे अपने एम्बिशंस पूरे हो सकते हैं, या मतलब अपनी लाइफ को सही वे में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं?
फाइनल मतलब अपना कंक्लूजन दे दो। देखिए जेनजी को मैं यही कहना चाहूँगी कि सब कुछ अच्छा है, आपको पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। आजकल नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बच्चों में है। आपको ध्यान है मेंटल हेल्थ की बात हम कभी नहीं करते थे बहुत पहले, मतलब हम जब छोटे थे तब देयर वाज नो टर्म लाइक मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ की बात की जाती है। पेरेंट्स ने भी बहुत प्रेशर बच्चों पे डाला हुआ है। प्रेशर ना करें, हर एक के लिए कुछ ना कुछ बनाएं, बस अपना 100% दीजिए। कोई भी काम करेंगे समस्या आएगी, आसान कुछ भी नहीं है, जीवन आसान नहीं है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। लोग कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फ़र्क आप क्या कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो अपने पे विश्वास रखें, सब अच्छा है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पे। और मैं कई बार ये बात भी कहती हूँ कि एस्केप वेलोसिटी पे चलना है अपन को। जैसे हम अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे खींचता है, बॉल को उछालोगे तो बॉल नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर बॉल जो है वो एस्केप वेलोसिटी से जा रही है तो वो उस ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ते हुए, उसको धता बताते हुए यूनिवर्स की तरफ चली जाएगी। तो उस एस्केप वेलोसिटी को तलाशनी है अपनी, करेंगे प्रयास तो होगा ज़रूर। विश्वास रखें अपने ऊपर, शॉर्टकट ना अपनाएं लाइफ में, शॉर्टकट बहुत ख़राब है आजकल क्या है, बड़ा शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क तो मैं अच्छा मानती हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड शॉर्ट वर्क। तो शॉर्टकट जो है ना वो अच्छा नहीं है, वो आपके डेवलपमेंट को खराब गो विद द प्रोसेस, गो विद द प्रोसेस। उसमें आप कोई स्मार्टली क्या कर सकते हो उसको आप देखो। लेकिन और आप चाहते हो फटाफट हो जाए तो फटाफट कुछ नहीं होता है। जल्दी जितना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कई जगह सही भी होता है। तो आप आराम से करें। आजकल पेशेंस की कमी रहती है बच्चों में थोड़ा सा, जो जेनजी है वो चाहते हैं फटफट। और सोशल मीडिया आपका ही एग्जांपल है ना, 2009 से 2026। हाँ, मैंने बहुत आराम से काम किए सारे, जो काम किया उसको 100%, मतलब एज अ पार्षद मैंने नगर निगम जयपुर में मेरा प्रयास रहा, जैसा लोग कहते भी हैं कि मैंने अच्छा काम किया। एज अ प्रवक्ता मैंने पूरा जस्टिफाई करने का प्रयास किया कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाऊं और अच्छा काम करूं। और एज अ मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, मुझे इस बात का विश्वास है कि आज से 2 साल बाद जब हम कभी मिलेंगे, हो सकता है आप वापस बुलाएं मुझे, 100%। तो मैं एक अलग लैंडमार्क सेट करूं हमारे मोर्चे के लिए कि संगठन में ये मोर्चा संगठन की ताकत बन करके आगे जाएगा। ये सिर्फ वही स्टीरियोटाइप कामों के लिए नहीं होगा जो कि एक महिला से उम्मीद की जाती है। हम लोग वो सब काम करेंगे जो संगठन की ताकत को आगे बढ़ा सकता है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू गोविंद जी। मतलब ये कन्वर्जेशन मुझे लगा नहीं था कि अपन पूरा 1.25 घंटा खींच लेंगे, पर अपन नहीं, आपने एक्चुअली एक प्रवक्ता को बुला लिया जिसको जो कंडीशनड है बोलने के लिए। तो आप मुझे मेरी लाइफ से, मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ से सीखा है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सब मेरे लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो ग्रेजुअली आप हौले सीखते हो। और उसके बाद मैं अपने बच्चों से भी डिस्कस करती हूँ, बाकी महिलाओं से भी डिस्कस करती हूँ। एक आखिरी में मैं ये मेरे सब गेस्ट को अभी पूछने लगा हूँ, राजपूत को अगर एकदम शॉर्ट टर्म में, एकदम शॉर्ट लाइन में समझाना होगी, राजपूत क्या है? राजपूत वो है जो सबके साथ चले। ओके। वैसे मैं बहुत कास्ट को फेवर नहीं करती हूँ, मैं भी कास्ट को फेवर करने वाले तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो सबको साथ लगे चले, 36 कौम हमारी, सबके साथ हम हैं। और एक भाव ऐसा कि हम सबकी सुरक्षा के लिए जो कर सकते हैं, हेल्प करने के लिए जो कर सकते हैं, उसके लिए हम लगातार तैयार रहें। ऐसा भाव वाले लोग, हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि अपने लिए, हमारी कई पीढ़ियाँ, जैसे मेरा परिवार एक सैनिक परिवार था, हमारी कई पीढ़ियाँ कट गई युद्ध में। हमारे कई लोग, एवरेज एज ही 28-30 हुआ करती थी, इतने में तो ख़त्म हो जाता था बंदा। तो बहुत लड़ाई लड़ी, सबके लिए, समाज के लिए काम किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू।